आज हम वित्तीय दुनिया के एक ऐसे अंधेरे कोने में झांकने वाले हैं जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत है पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। हम्म। बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग की और ऐसे ही कुछ और खतरनाक वित्तीय अपराधों की। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन भारी भरकम शब्दों को आसान बनाना और इसके लिए हम जानकारी ले रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स यानी NISM और IFSCA की एक सर्टिफिकेशन वर्कबुक के पहले अध्याय से। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये असल में एक बिल्ली और चूहे का खेल है जो हमारी अर्थव्यवस्था के ठीक नीचे परछाइयों में हर रोज खेला जा रहा है। अच्छा। एक तरफ वो लोग हैं जो अवैध तरीकों से कमाए गए पैसों को कानूनी जामा पहनाने की फिराक में है और दूसरी तरफ वो एजेंसियां जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कहानी है चालाकी, धोखे और बहुत सारे पैसे की। चलिए फिर इस कहानी को एक अपराधी के नजरिए से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक सूटकेस में कह लीजिए 1 करोड़ रुपए कैश है जो किसी गलत काम से आया है। अब उसकी पहली और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? वो इस पैसे का क्या करे? मतलब वो सीधे जाकर इससे कोई लग्जरी कार या घर तो खरीद नहीं सकती क्योंकि इनकम टैक्स वाले तुरंत दरवाजे पर होंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल, यही अपराधियों की सबसे बड़ी दुविधा है। पैसा तो बहुत है पर वो गर्म है, उसे हाथ लगाते ही पकड़े जाने का डर है। उसे इस्तेमाल करने से पहले ठंडा करना पड़ता है और इसी इसी प्रक्रिया को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है। और इसका पहला और सबसे जोखिम भरा कदम होता है प्लेसमेंट, मतलब उस नकदी को किसी तरह बैंकिंग सिस्टम में डालना। ये सबसे जोखिम भरा क्यों है? क्योंकि यहीं पर पैसा पहली बार नजर में आता है। एकदम सही। बैंकों पर नजर रखी जाती है। अगर कोई अचानक आकर अपने खाते में मान लीजिए 50 लाख रुपए कैश जमा कर दे तो तुरंत खतरे की घंटी बज जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए अपराधी इस चरण में बहुत होशियारी से काम लेते हैं। वे एक तरीका अपनाते हैं जिसे स्मर्फिंग कहते हैं। स्मर्फिंग, ये नाम तो कार्टून कैरेक्टर जैसा लग रहा है। हाँ, ये नाम स्मर्फ कार्टून कैरेक्टर से ही आया है, जो छोटे छोटे होते हैं। इसमें वो बड़ी रकम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे हिस्से मतलब वे 50-50 हजार से कम की रकम बनाते हैं और दर्जनों लोगों को, जिन्हें म्यूल्स कहा जाता है, पैसे देकर अलग अलग बैंकों की अलग अलग ब्रांचों में जमा करवाते हैं। अच्छा, ताकि किसी एक ट्रांजैक्शन पर ध्यान ना जाए। बिल्कुल। किसी एक खाते में छोटी रकम जमा होने पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उनकी पूरी बड़ी रकम सिस्टम में आ जाती है। वाह, ये तो काफी योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। पर क्या स्मर्फिंग ही इकलौता तरीका है? नहीं नहीं, कई तरीके हैं। एक और आम तरीका है किसी ऐसे बिजनेस का इस्तेमाल करना जहां कैश का लेन देन ज्यादा होता हो, जैसे कोई रेस्टोरेंट या रिटेल स्टोर। अच्छा। अपराधी अपनी अवैध नकदी को उस बिजनेस की रोज की कमाई में धीरे धीरे मिलाते रहते हैं। कागज पर ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि असल में वो काला धन सफेद हो रहा होता है। समझ गए। इसके अलावा कैश को देश से बाहर स्मगल करना या सिर्फ कागजों पर मौजूद शेल कंपनियों के जरिए सिस्टम में पैसा डालना भी बहुत आम है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत मेहनत और चालाकी से पैसा बैंक में डाल तो दिया, लेकिन अब भी तो सारा पैसा एक ही जगह है और अगर जांच हुई तो उसका निशान आसानी से मिल सकता है। तो वे इस निशान को कैसे मिटाते हैं? अब आता है दूसरा और शायद सबसे जटिल चरण। इसे कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मकसद है पैसे के असली स्रोत पर लेन देन की इतनी परतें चढ़ा देना कि कोई भी जांच करने वाला उलझ कर रह जाए। ये पैसे के निशान को धुंधला करने की कला है। तो ये कैसे किया जाता है? सिर्फ एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजकर? उससे कहीं ज्यादा। आप सोचिए, पैसा एक खाते से दूसरे में गया, फिर वहां से किसी स्टॉक में निवेश किया गया, कुछ दिनों बाद उसे बेचकर बॉन्ड खरीदे गए, फिर उस पैसे को किसी और देश के बैंक में भेजा गया, खासकर ऐसे देश जहां के बैंकिंग कानून बहुत ढीले हैं, जो जानकारी साझा नहीं करते। एग्जैक्टली। इस पूरी प्रक्रिया में पैसे को दर्जनों बार घुमाया जाता है। और अब तो डिजिटल करेंसी ने इसे और भी जटिल बना दिया होगा। बहुत ज्यादा। क्रिप्टो की दुनिया में अपराधी चेन हॉपिंग करते हैं, जहां वे एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी में, फिर तीसरी में बदलते रहते हैं। अच्छा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तकनीकें हैं मिक्सिंग या टम्बलिंग। मिक्सिंग? इसे ऐसे समझिए जैसे 10 लोग अपना अपना पैसा एक बड़े से बक्से में डाल दें, उसे अच्छी तरह हिलाएं और फिर सब अपना अपना हिस्सा वापस निकाल लें। पैसा तो उतना ही मिला, लेकिन अब ये बताना नामुमकिन है कि किसके वाले नोट किसके पास गए। बिल्कुल। क्रिप्टो में मिक्सिंग सर्विस यही काम करती है।
ये अलग-अलग लोगों के लेन देन को मिलाकर उनके निशान मिटा देती है। प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो इस सब के बाद क्या होता है? पैसा तो अब भी दुनिया भर के खातों में बिखरा पड़ा है। हाँ, अब आता है तीसरा और अंतिम चरण, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन? यहाँ पर वो धुला हुआ पैसा वापस कानूनी अर्थव्यवस्था में लाया जाता है ताकि अपराधी उसका खुलकर इस्तेमाल कर सकें। अब ये पैसा पूरी तरह से साफ नजर आता है। तो इसे करने के लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए अपराधी उस पैसे से रियल एस्टेट खरीदते हैं, लग्जरी गाड़ियां या घड़ियां लेते हैं, या फिर किसी वैध बिजनेस में निवेश कर देते हैं। मतलब अब वो पैसा मुख्य धारा में वापस आ गया है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, वे नकली कर्मचारी दिखाकर उनके वेतन के रूप में भी पैसा निकाल सकते हैं या उन कंपनियों से डिविडेंड ले सकते हैं जिन पर उनका ही नियंत्रण होता है। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। इस पूरी प्रक्रिया में प्लेसमेंट से लेकर इंटीग्रेशन तक अपराधी अपने पैसे का 50% तक का नुकसान उठाने को तैयार रहते हैं। 50%? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वे 10 करोड़ के काले धन में से 5 करोड़ सिर्फ इसलिए गंवाने को तैयार हैं ताकि बाकी 5 करोड़ सफेद हो जाए। हाँ, वे इसे सिकुड़न या कहिए तो व्यापार करने की लागत मानते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि साफ पैसे की कीमत उनके लिए कितनी ज्यादा है। 5 करोड़ का कानूनी पैसा 10 करोड़ के अवैध पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, जिसे वो छू भी नहीं सकते। ये तो एक पूरी आपराधिक मशीनरी है जो हमारी अर्थव्यवस्था के समानांतर चल रही है। तो जाहिर है इस चक्र को तोड़ने के लिए दुनिया भर में कोशिशें हो रही होंगी। इस वैश्विक समस्या से कौन लड़ रहा है? इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए वैश्विक स्तर पर जो सबसे बड़ी संस्था काम कर रही है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF। FATF, इसका नाम तो सुना है। हाँ, इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों ने की थी। इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी देश उन मानकों का पालन करें। और ये देशों पर नजर भी रखती है, वो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाली बात। बिल्कुल, जो देश सहयोग नहीं करते उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और भारत भी इसका सदस्य है। जी हाँ, भारत 2010 में FATF को पूर्ण सदस्य बना। लेकिन FATF की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। शुरुआत में इसका ध्यान सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पर था, मतलब ये देखना कि पैसा कहां से आया है, जो कि किसी अपराध से जुड़ा होता है। सही। लेकिन 1911 के हमलों के बाद दुनिया को एक और भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। आतंकवाद के लिए फंडिंग। बिल्कुल, तब FATF के काम में कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी CFT को भी जोड़ा गया। अच्छा। अब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा कहां से आया, बल्कि ये भी देखता है कि पैसा कहां जा रहा है। क्या उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा है? तो AML और CFT में यही मूल अंतर है। AML अतीत को देखता है और CFT भविष्य को। एक में अपराध हो चुका है, दूसरे में होने वाला है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और परिचय में हमने प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग यानी PF का भी जिक्र किया था। वो क्या है? PF इस खतरे का अगला स्तर है। इसका मतलब है सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियार, उनके निर्माण और प्रसार के लिए पैसा मुहैया कराना। FATF अब इस पर भी नजर रखता है। तो अब इसका काम कह सकते हैं 3 आयामी हो गया है, AML, CFT और PF। ये तो वैश्विक स्तर की बात हुई। अब अगर हम भारत पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारे देश में इस समस्या से निपटने के लिए क्या कानूनी ढांचा है? भारत का कानूनी ढांचा काफी मजबूत है। इसकी नींव है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसे हम PMLA के नाम से जानते हैं। PMLA, हाँ। ये कानून 2005 में लागू हुआ और इसका सीधा मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और अपराध से बनाई गई संपत्ति को जब्त करना है। आपने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का नाम तो अक्सर खबरों में सुना है। हाँ, तो ED इसी कानून के तहत कार्रवाई करने वाली मुख्य एजेंसी है। और खबरों में एक और नाम आता है FIU का, उसकी क्या भूमिका है? FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया हमारी वित्तीय प्रणाली की खुफिया एजेंसी है, एक तरह से। खुफिया एजेंसी? हाँ, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका काम बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट लेना, उनका विश्लेषण करना और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उसकी जानकारी ED जैसी एजेंसियों को देना है। तो ये हमारी आर्थिक सुरक्षा का एक तरह से नर्व सेंटर हुआ। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो PMLA मुख्य कानून है, ED मुख्य प्रवर्तन एजेंसी है और FIU खुफिया जानकारी देती है। हाँ, लेकिन इनके अलावा भी कानून हैं जो इस लड़ाई में मदद करते हैं, जैसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA।
जो खास तौर पर आतंकवादी गतिविधियों और उनकी फंडिंग से जुड़ा है, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा, जो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर नजर रखता है ताकि हवाला जैसे अवैध तरीकों को रोका जा सके। ये सभी मिलकर एक व्यापक सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो हमने एक अपराधी की दुविधा से शुरुआत की जिसके पास अवैध पैसा है। फिर हमने देखा कि कैसे वो 3 चरण प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के जरिए उस पैसे को साफ करती है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि ये लड़ाई सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आतंकवाद की फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों की फंडिंग जैसे और भी गंभीर पहलू जुड़े हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे FATF वैश्विक स्तर पर और PMLA व FIU जैसी संस्थाएं भारत में इस लगातार चलने वाली लड़ाई को लड़ रही हैं। ये वाकई एक कभी न खत्म होने वाला खेल है। अपराधी नए रास्ते खोजते हैं और नियामक उन्हें बंद करने के लिए नए नियम बनाते हैं। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले एक विचार मन में आता है, बताइए। हमारे स्रोत में ट्रेड आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है, जिसमें सामान के आयात निर्यात के बिलों में हेरफेर करके पैसे को इधर उधर किया जाता है। ये दिखाता है कि अपराधी मौजूदा व्यवस्थाओं का ही दुरुपयोग करने में कितने माहिर हैं। सही बात है। लेकिन भविष्य के बारे में सोचें। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें और उन्नत हो रही हैं, अपराधी वित्तीय अपराध के ऐसे कौन से नए रास्ते बना सकते हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो सोचने वाली बात है। क्या AI का इस्तेमाल करके ऐसे जटिल लेन देन किए जा सकते हैं जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्यायिक हमेशा अपराधियों से एक कदम पीछे रहने के लिए मजबूर होंगे, या वे भी तकनीक का इस्तेमाल करके एक कदम आगे रह